सनातन धर्म पे कहीं भी कुटागार आघात होता है तो हम उसका जवाब बिल्कुल कठोरता से देंगे। और भारत अखंड था, अखंड रहेगा। इनके टुकड़े करने से, हमारे भारत को टुकड़े करने वाला एक व्यक्ति के कहने से या एक कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी हो जाने से भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। भारत एक पीड़ा है, ये परिवार बचाओ पीड़ा है, ये अपना परिवार बचाने के लिए है। अगर आप देखिए सोनिया गांधी किस लिए लड़ रही है? अपना परिवार बचाने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता सचिन राजपूत जी। इनसे मैं जानूंगा कि जिस तरीके से लगातार भारत और जय श्री राम के साथ सनातन के ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे इंडिया गठबंधन द्वारा के नेताओं के द्वारा, इसके साथ ही दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के नेता, तो मैं दिल्ली की राजनीति पर भी बात करूंगा कि दिल्ली में जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का बीजेपी ने टिकट काट कर करके नए चेहरों को लाने का काम किया लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए। इन तमाम विषयों पर बात होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदुस्तान में। जिस तरीके से सनातन को लेकर अब ए राजा का नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जय श्री राम को नहीं मानता हूँ, भारत माता की नहीं मानता हूँ, इस पर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके सवाल खड़े करने से क्या होता है? पूरा भारत माता को मानता है। और जय श्री राम को आपने देखा ही होगा, 22 जनवरी को पूरा देश राममय था। तो उनके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि उनके मानने ना मानने से कोई इसके ऊपर कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन लगातार हम डीएमके की बात करें तो डीएमके के पहले भी हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके भी बेटे द्वारा लगातार सनातन को डेंगू बताया गया था। अब ये भी कह रहे हैं कि मैं भारत को देश भी नहीं मानता हूँ। अब देखिए, इनकी विरोधी नीति, इनकी नीति ही देश को बांटने की रही है। तो मेरा मानना यह है कि इन लोगों को, जो इनकी पार्टी का जो सारे नेता हैं, उनका विचार ही ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं देश को बांट लें। और जो बांटने की इनकी राजनीति है उसको जनता भली भांति समझ रही है। और इनके बहकावे में, इनके बेफिजूल के बयानों में जनता नहीं आती। बट हाँ, सनातन धर्म पे कहीं भी कुटागार आघात होता है तो हम उसका जवाब बिल्कुल कठोरता से देंगे। और आने वाले जिन लोगों ने राम के होने पर शंका व्यक्त की थी, आज उनके खुद के होने पे शंका व्यक्त हो रही है। उनके खुद का अस्तित्व कहीं ना कहीं दिक्कत में है। अब अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ सनातन ही नहीं है, भारत के ऊपर सवाल किया गया है कि भारत को हम देश नहीं मानते, उसके छोटे छोटे टुकड़ों का एक समूह मानते। इस तरह का बयान दिया गया है राजा द्वारा। अब ए राजा को इतनी इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता। ए राजा कुछ भी कहें, छोटे छोटे टुकड़ों में कहें ना कहें, भारत एक अखंड भारत है। और भारत का केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक का व्यक्ति एक सूत्र में बंधा हुआ है। और भारत अखंड था, अखंड रहेगा। इनके टुकड़े करने से, हमारे भारत को टुकड़े करने वाला एक व्यक्ति के कहने से या एक कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी हो जाने से भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। भारत एक अखंड भारत है और भारत के लिए इस तरह का सोचना भी मेरे हिसाब से गलत है और पाप है। जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, कांग्रेस का भी उसका हिस्सा है, डीएमके उस बड़ी पार्टी है उसमें शामिल है। तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने तो विरोध, कांग्रेस ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये राजा को खुद से बोला कि ये राजा को इन बातों पे थोड़ा सा अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पता है जो उनके कर्म है, जो उन्होंने भी राम का अपमान किया, राम के खिलाफ गए, तो आज उनकी क्या स्थिति है। आज उनका अस्तित्व खतरे में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने सहयोगों को ये बताया है कि आप इसको ना बोलें और थोड़ा सा अपनी मानसिकता को ठीक करें। तो ये पहली बार मेरे भी जानने में आया है कि क्योंकि मैंने भी कल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इन बातों से पल्ला झाड़ा है। बट वहीं राहुल गांधी ने भी राम के प्रति एक दोबारा से कठोराघात कर दिया। भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था मध्य प्रदेश की यात्रा में, उन्होंने एक बयान दिया है कि जय श्री राम तुम बोलो और भूखे मरो, इस तरह के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसी बयान की बात कर रहा हूँ। मैंने कल परसों ही अखबार में पढ़ा कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपको इन बयानों से बचना चाहिए, इनके पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता ही, और ऊपर से राहुल गांधी सर्वा कांग्रेस पार्टी के, वो यही बात कह रहे हैं कि राम, मोदी जी चाहते हैं कि आप मोबाइल में लगे रहो और जय श्री राम बोलते रहो और भूखे मरो। तो जय श्री राम बोलने से भूखे मरने और ना मरने का मैं अभी आपको बता दूं, जब से अयोध्या के अंदर राम मंदिर जी का शिलान्यास शुरू हुआ है तब से अयोध्या के अंदर आज टूरिस्ट इतना बढ़ गया है। वहाँ के आप लोगों की जाके परिस्थिति की स्थिति पूछो ना, तो उनको कितना रोजगार और कितना कारोबार मिला है। भूखे मरने से राम कहने से भूखा नहीं मरता, राम कहने से कारोबार भी मिलता है। राम राज्य की स्थापना ही सभी को संपन्न और सभी को कारोबार और रोजगार देने की हुई है, जिसके तहत आज आप अयोध्या में जाके देखिए इतने कारोबार। मैं अयोध्या में गया था 22 जनवरी से पहले, मैं अयोध्या गया था, वहाँ की यात्रा करके मैं आया था। लेकिन जब हम राम को जिक्र करते हैं, जब सनातन की जिक्र करते हैं, तो हालिया दिनों
दिनों में गांधी मैदान के रैली में लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, काफ़ी एक नीचा बयान कर सकते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के माँ के ऊपर टिप्पणी की, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है, इस तरह का बयान दिया गया है। अब लालू जी के बारे में आप बात क्या करें, वो तो अपने सिर्फ एक परिवार को जानते हैं, उनका परिवार क्या है। लालू जी की और जो कांग्रेस की जो चल रही है विचारधारा, जो आज के टाइम पे उनका विचार चल रहा है, वो यह विचार चल रहा है कि इनका जो आंदोलन है ना, जो इनकी जो पीड़ा है, ये परिवार बचाओ पीड़ा है, ये अपना परिवार बचाने के लिए है। अगर आप देखिए सोनिया गांधी किस लिए लड़ रही है, अपना परिवार बचाने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए, अपना बच्चा बचाने के लिए। लालू जी, तेजस्वी यादव, जितने भी आप विपक्ष के इंडिया अलायंस के आप जितने भी नेता देखोगे, इन सब अपने परिवार, अपने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए युद्ध में उतरे हुए हैं, इस चुनाव में उतरे हुए हैं। तो राहुल जी का कहना राम के खिलाफ, तो उनकी तो एक परिकल्पना ऐसी हो गई, क्योंकि वो खुद हिंदू नहीं है, वो तो खुद हिंदू नहीं है। अब आप देखेंगे कि उनका परिवार या तो मातृवंश से चलता है, पितृवंश से चलता है, तो दोनों वंश में कोई भी हिंदू नहीं है, समझते आप। और बात रही आपकी लालू जी की, लालू जी का कहना कि ये परिवार, उनको तो सिर्फ अपना परिवार दिखता है। मोदी जी ने कहा कि पूरा भारत मेरा परिवार है। आप देखेंगे आज लाखों करोड़ों लोगों ने अपने डीवीपी के ऊपर, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, हमने कहा था हम चौकीदार, मैं भी 19 का नारा था चौकीदार चोर, मैं भी चौकीदार हूँ। इस बार का नारा क्या लग रहा है कि मैं मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। और मोदी का परिवार छोटा नहीं है, 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ जनता का परिवार है ये। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, तभी 2 बार जीत के आए, और तीसरी बार भी 100% 400 पार होगा। अच्छा जी, लग रहा है कि इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे। बिल्कुल 101%। लेकिन जब 400 पार का जिक्र करते हैं तो लगातार आप दिल्ली के बड़े नेता हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे है राज्य में, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके दिल्ली के 7 सीट पर मिलकर चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, तो क्या लगता है कि 7 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, तो क्या इस बार बीजेपी 7 की 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की जीतेगी, या कहीं ना कहीं उसको नुकसान झेलना पड़ेगा यहाँ? नहीं, देखिए दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है कि 7 सीटें मोदी को, उसका भी कारण है। आप आम आदमी पार्टी की जो जन्म हुआ था 2013-14 में, बिल्कुल, और आज तक लेके इस पार्टी ने जिस तरह से उसका ग्राफ बढ़ा था, उसी तरह से उससे ज़्यादा स्पीड में उसका ग्राफ डाउन आ चुका है। मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के समन पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो फंस चुके हैं शराब घोटाले में। इनके सारे मुख्यमंत्री की जितने भी उप मुख्यमंत्री, जितने भी इनके मंत्री थे, वो सब जेल में जा चुके हैं। आप सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, जेल गए, आज तक बाहर नहीं आ पाए। मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, वो जेल गए, आज तक बाहर नहीं आ पाए। संजय सिंह को देख लीजिए, वो जेल गए, आज तक बाहर नहीं आ पाए। अब की बार की कैबिनेट केजरीवाल भी अंदर जाएंगे और वहीं पे चलाएंगे। लेकिन लगातार केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि जो बीजेपी जो है ईडी को जो है अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, कि अगर आज मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा तो ईडी हमारे ऊपर हट जाएगी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, सरकार। अभी ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जो 2017 के चुनाव में चिल्ला रहे थे कि आप ईडी को भेजो सोनिया गांधी के पास, उसकी इंक्वायरी कराओ, उसको जेल भेजो, और आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, और आज उसी ईडी पे आरोप लगाना है कि ईडी इनके कहने से काम कर रहे हैं। जब आपने कहा था कि सोनिया गांधी की जांच करवाए और इनको जेल में डालें, तब क्या ईडी काम नहीं कर रही थी, या तब क्या ईडी स्वतंत्र नहीं थी? आज भी ईडी स्वतंत्र है, पहले भी ईडी स्वतंत्र थी, बस आज ईडी इतनी स्वतंत्र है तो उसको कोई रोक टोक नहीं रहा कि आप अपराधियों पे कार्रवाई ना करें। आज अपराधियों पे कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से ईडी स्वतंत्र है, इसीलिए इन अपराधियों को गठबंधन करने की जरूरत पड़ी है। अच्छा। मैं तो ये कहूँगा, ये अलीबाबा 40 चोर हैं ये सारे के सारे, ये 40 चोरों का गठबंधन बन गया। इन्होंने गठबंधन की तरफ जनता को लूटने की बारी है इनकी, क्योंकि इनका सबका मुद्दा क्या है, 2024 में गठबंधन करो और सरकार बन गई तो हम जनता को लूटेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं हैं। जब आप गठबंधन की बात करें तो क्या लगता है जो मुकाबला कितना कर पाएगी इंडिया गठबंधन बीजेपी से इस बार? देखिए मुकाबला तो मैं तो चाहूँगा कि एक अच्छा विपक्ष दें, बट ये देंगे नहीं। अच्छा, अगर आप अच्छा विपक्ष नहीं देने की बात करें, लगातार अब चुनाव जैसे जैसे घोषणा होने के मात्र कुछ ही दिन बच गए चुनाव में, लेकिन लगातार जो है केजरीवाल योजनाओं की झाड़ियाँ लगा रहे हैं। अब महिलाओं को 1,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, पहले बस फ्री दिया गया था। क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं वो महिलाओं वोटर को प्रभावित कर पाएंगे? वो 1,000 रुपये कहाँ से देंगे? 2023 जनवरी से लेके और आज 2024 चल रही है, जल बोर्ड के 1100 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर सीवर से दुनिया त्रस्त है, पानी से दुनिया त्रस्त है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है,
जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी पीने का आ नहीं रहा, गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा, काम तो हो नहीं रहा। तो ये महिलाओं को 1000 रुपये कहाँ से देंगे और किसके देंगे? बिजली फ्री किया, हम लोगों का परिवार से घर का फ्री किया, और जिनके कॉमर्शियल थे उनसे लूट के उनको दिया। कहीं ना कहीं अगर मेरे परिवार में मेरे घर का फ्री आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं 4 लोगों का परिवार अपने दुकान से, अपनी फैक्ट्री से, अपने कारोबार से 4 गुना बिल 4 लोगों का भर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो महंगा कर दिया उन्होंने। तो हर जगह से इन्होंने कारोबारियों को लूटा है और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को फ्री की लालच देके उनको अपने मुंह में ढालना चाह रहे हैं। बट जनता समझ चुकी है, पूरा क्षेत्र, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दिया उन्होंने। लंदन बनाने गए थे, नर्क बना दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लंदन की जगह नर्क बन चुके दिल्ली। ये तो आम आदमी पार्टी की बात हो गई है। जब हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लोकसभा में 195 उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है अभी चुनाव से पहले, जिसमें दिल्ली की 5 सीटों पर घोषणा हो चुकी है। इसमें 5 जो सिटिंग एमपी थे उनको 4 का टिकट काट करके नए चेहरों को दिया गया है। क्या लगता है, बड़े बड़े हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, ये आपका मीनाक्षी, सबका टिकट काट करके नए सिरे से दिया गया? कि नए चेहरे लाने के क्या पीछे, क्या हार का डर था या फिर कुछ और कारण है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हार का डर नहीं है, लेकिन ये एक पार्टी की अपनी एक संरचना है, अपना एक कार्यक्रम है कि उनको टिकट किस आधार पे देना, कैसे देना। कार्यकर्ताओं की इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, किसका क्या करना चाहते हैं। और पार्टी ने कहीं ना कहीं जितने भी हमारे और सांसद जिनके टिकट नहीं मिले हैं उनको कुछ अच्छे पद के लिए रखा है, उनको कुछ अच्छी जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, और निचले कार्यकर्ताओं को और आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अच्छी बात है, उन्होंने जो हमारे सांसद थे, 4 सांसद, उनका टिकट नहीं देगा, उनको किसी और अच्छी जिम्मेदारी पर लगाएंगे। और जो कार्यकर्ता थे, जो वेटिंग थे कि उनको भी आगे कुछ बढ़ने का मौका मिला, उनको मौका मिला। क्या लगता है, हंस को टिकट मिलेगा? अभी 2 सीटों बाकी है, क्योंकि गौतम गंभीर तो पहले ही मना कर चुके हैं। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको टिकट मिलेगा, कौन इस रेस में आगे है और किसको पार्टी चाहेगी तो वो टिकट मिलेगा। इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। जिसको मिलेगा वो, कमल एक सिंबल है, कमल हमारा वो है, तो कमल पे किसी को मिले, कमल के वोट पे निशान जाएगा, नो वोट पड़ेगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता सचिन राजपूत जी, जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब टिकने वाले नहीं हैं, उनका राजनीति कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।